हेलो टू एवरीवन। अब तक हमने मैनेजमेंट की क्लासिकल अप्रोच के बारे में जाना। 1900 ईस्वी के आसपास विद्वानों ने प्रबंध के बारे में जो दृष्टिकोण रखा, जैसे विचार दिए, उनको हमने परंपरागत दृष्टिकोण या क्लासिकल अप्रोच कहा, जिनमें साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच, जो कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर और हेनरी फ्योल द्वारा क्रमशः दी गई, उनके बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने समझा। आज हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच, जो कि क्लासिकल अप्रोच है, और इसके बाद ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच, जो न्यू क्लासिकल है, जो 1930 के आसपास विद्वानों ने विचारधाराएं हमारे समक्ष रखी। मैनेजमेंट को उनका जो योगदान 1930 के आसपास रहा, उसको न्यू क्लासिकल अप्रोचेस कहा गया। और 1950 के आसपास के विद्वान, जिनमें क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, सिस्टम अप्रोच एंड कॉन्टीजेंसी अप्रोच, इन तीनों को मॉडर्न अप्रोचेस कहा गया। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, नौकरशाही प्रबंध से संबंधित विचारधारा का प्रतिपादन एक जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा किया गया। वैज्ञानिक मैक्स वेबर ये मानते थे कि प्रबंधकीय अनियमितता को समाप्त करने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता होती है। सख्ती से ही अकुशलता को कुशलता में बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त इनका ये भी मानना था कि एक बड़े संगठन में नौकरशाही प्रबंध से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत वैज्ञानिक हेनरी फ्योल के सिद्धांतों के समान ही हैं, लेकिन इन्होंने सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने की बात कही है। नौकरशाही प्रबंध की जो विचारधारा है, उसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का उचित विभाजन। मैक्स वेबर के अनुसार काम का विभाजन करते समय स्पेशलाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। एक व्यक्ति को उसकी योग्यता, अनुभव और उसको दिए गए प्रशिक्षण के अनुरूप काम दिया जाना चाहिए और एक लंबे समय तक वो उस काम को लगातार करे, ताकि उस काम में वो पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाए, माहिर हो जाए, स्पेशलाइजेशन उसे हासिल हो जाए। सेकंड, क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। इस विचारधारा में वेबर द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि अधिकारों का भारार्पण एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। हर अधिकारी अपने अधीनस्थ को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य सौंपे, जिम्मेवारियां नियत करें और उन्हें उन कार्यों और जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए अधिकार दिए जाएं। थर्ड, सिस्टम ऑफ रूल्स। संगठन के अंदर किए जाने वाले कार्यों के लिए नियम स्पष्ट तौर पर तय होने चाहिए, नियत होने चाहिए और उन नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। फोर्थ, इम्पर्सनल रिलेशंस। काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत संबंधों को अनदेखा किया जाना चाहिए। पुरस्कार संबंधों के आधार पर नहीं, बल्कि कुशलता के आधार पर दिए जाने चाहिए और व्यक्तिगत संबंध कभी भी प्रमोशंस, पारिश्रमिक या अन्य जो रिवार्ड दिए जाते हैं, उनमें आड़े नहीं आने चाहिए। फिफ्थ, प्रमोशन बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी। इस प्रबंध की विचारधारा के अनुसार जो प्रमोशंस दी जाती हैं, वो योग्यता के आधार पर, काबिलियत के आधार पर दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर द्वारा
ये विचारधारा प्रबंध के बारे में दी गई और कहा गया कि नियमों का निर्धारण करके सख्ती से उनका पालन करते हुए और प्रबंधकों को अनबायस्ड रहते हुए अपने सबॉर्डिनेट से काम लेते रहना चाहिए, जिससे उनकी जो प्रबंधकीय कुशलता है उसमें निखार आएगा और कम समय में कम लागत पर अधिकतम उत्पादन लेने में वो हर हाल में सफल हो पाएंगे। इस विचारधारा के बारे में जो मूल्यांकन विद्वानों ने किया, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच, तो उसका ब्रीफ में हमें ज्ञान होना आवश्यक है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच जो मैक्स वेबर द्वारा दी गई, उसकी मेरिट्स, उसके गुण इस प्रकार हैं। फर्स्ट, श्रम विभाजन इस प्रकार से किया जाए कि स्पेशलाइजेशन हासिल हो, ये बात मैक्स वेबर ने कही, जो एक बहुत ही अहम एक विशेषता जो प्रबंध में होनी चाहिए। दूसरा, कर्मचारियों के व्यवहार में नियमितता आती है अगर इस अप्रोच को लागू किया जाए। पदोन्नति का आधार योग्यता को माने जाने के कारण कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है। संगठन लगातार चलता रहता है क्योंकि व्यक्ति पर नहीं, पदों पर ध्यान दिया जाता है। एक व्यक्ति अगर अपना पद छोड़कर चला जाता है तो उस पद को प्रमोशन द्वारा भरा जाए, ये मैक्स वेबर का विचार है। तो इस तरह से अनेक महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान और निर्धारण मैक्स वेबर द्वारा प्रबंध से के संबंध में किया गया। कमियां क्या हैं इस विचारधारा में, डिमेरिट्स या दोष? फर्स्ट, कागजी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। दूसरा, लाल फीताशाही में बहुत वृद्धि होती है। तीसरा, आपसी संबंधों की भावना का कोई ज़्यादा सा महत्व नहीं रहता। सिर्फ नियमों के अनुरूप अधीनस्थों से काम लेने की बात मैक्स वेबर ने कही और नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही और व्यक्तिगत संबंधों को नज़रअंदाज करने की बात कही। फोर्थ, श्रमिकों में पहल क्षमता की कमी आती है और श्रमिकों द्वारा परिवर्तनों का विरोध किया जाता है। तो इस प्रकार से ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में विद्वानों ने कुछ कमियों की ओर इशारा किया। क्लासिकल अप्रोचेस के बाद 1930 ईस्वी के आसपास विद्वानों ने जो प्रबंध के बारे में विचार दिए, उनको नियो क्लासिकल अप्रोच या नव परंपरागत दृष्टिकोण का कहा गया। उनमें दो अप्रोचेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जिसका प्रतिपादन एल्टन माओ द्वारा किया गया। एल्टन माओ ने यूएसए की एक बहुत बड़ी कंपनी वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में 1927 से 1932 तक लगातार एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या कर्मचारियों का वित्तीय प्रोत्साहन से उनकी कुशलता का कोई संबंध है या गैर वित्तीय प्रोत्साहन उनकी कुशलता में अधिक वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट लगातार 1927 से 1932 तक वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी के कर्मचारियों पर एल्टन माओ करते रहे अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के लिए। उस संस्था में उस समय 29,000 कर्मचारी काम करते थे, बहुत बड़ी संस्था थी और टेलीफोन के कलपुर्जे बनाने का कार्य इस संस्था द्वारा किया जाता था। तो एल्टन माओ ने कुछ कर्मचारियों का एक कंट्रोल्ड ग्रुप बना लिया जिनको अपने नियंत्रण में रखा और उन पर लगातार एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ किए और उनकी कुशलता में वृद्धि हुई या नहीं ये देखने के लिए वो उनके द्वारा किए गए कार्य और अन्य जो आम कर्मचारी काम कर रहे थे उनके कार्यों का कंपैरिजन लगातार करते रहे और देखते रहे कि जो कंट्रोल्ड ग्रुप है, जो उनकी देखरेख में, उनके निरीक्षण में काम कर रहा है, उनकी कुशलता में
किस वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करने के बाद इंक्रीज होता है। तो उनके जो वेरिएबल्स थे, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन लाइट एंड प्रोडक्शन, जो कंट्रोल्ड ग्रुप था, उन्होंने बहुत अच्छा बढ़िया रोशनी का अरेंजमेंट करके दिया और देखा कि क्या अच्छी रोशनी वाला जो माहौल है उनकी कुशलता में कोई वृद्धि ला पाता है। उसके बाद दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड प्रोडक्शन, जो वर्किंग कंडीशंस थी, जैसे शुद्ध हवा, काम के घंटे या रेस्ट पीरियड या फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट, ये सभी बारी बारी लागू करके देखे और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया कंट्रोल्ड ग्रुप की, और देखा कि क्या इनकी और अन्य लोगों की कुशलता में कोई फ़र्क आया। उसके बाद उन्होंने कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए कंट्रोल्ड ग्रुप को, और फिर देखा कि कुशलता में और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या कोई रिलेशन है। और एक एक्सपेरिमेंट में वो हैरान हुए, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव उनकी ओर से कंट्रोल्ड ग्रुप को दिया गया, और वो इंसेंटिव था इनफॉर्मल रिलेशन अमंग मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों, जो कंट्रोल्ड ग्रुप था, उनके इनफॉर्मल रिलेशंस का जब एक्सपेरिमेंट एल्टन बाउ ने किया तो वो भी हैरान रह गए कि बिना किसी फाइनेंशियल इंसेंटिव के कर्मचारियों की कुशलता में काफ़ी वृद्धि हुई। वो पहले से ज़्यादा संतुष्ट और खुश रहने लगे, उनका मोराल काफ़ी हाई हुआ, वो बहुत मोटिवेटेड अपने आप को महसूस करने लगे। और एल्टन बाउ ने अपनी रिसर्च के दौरान ये निष्कर्ष निकाला कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बजाय नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी इनफॉर्मल रिलेशंस, रिकॉग्निशन, इज्जत वर्कर्स को देना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे उनकी कुशलता में अधिक वृद्धि होती है। तो क्योंकि एल्टन बाउ ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया कि मानवीय अच्छे संबंध कुशलता में वृद्धि का कारण होते हैं, इसलिए उनकी इस अप्रोच को उन्होंने नाम दिया ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। इस विचारधारा की जो मूल्यांकन विद्वानों ने किया, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच। इंपॉर्टेंस इस प्रकार से हैं, फर्स्ट, काम की दशाओं और उत्पादकता में कोई संबंध नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में एल्टन बाउ ने दर्शाया कि अगर हम वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर देते हैं और ये चाहते हैं कि वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। सेकंड, नॉन इकोनॉमिक अवार्ड्स डू अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। दूसरी जो फाइंडिंग थी उनकी कि जो गैर वित्तीय इंसेंटिव्स हैं, प्रोत्साहन हैं, जैसे आपसी अच्छे संबंधों को बनाना, वो मोटिवेशन का कारण हो सकते हैं। तीसरा, द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज मोर इफेक्टिव देन द प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल्स। उस समय ऑटोक्रेसी का बोलबाला था, तानाशाही प्रबंधकों द्वारा ज़्यादा अपनाई जाती थी। तो एल्टन बाउ की जब रिसर्च हुई 1927 से 1932, जो उनकी 1932 में फाइंडिंग्स आई, तो उसमें एल्टन बाउ ने कहा कि जो प्रजातांत्रिक तरीका है प्रबंध का, वो सबसे बेस्ट है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान एल्टन बाउ का हम कह सकते हैं। फोर्थ, फैक्ट्री डज नॉट सिंबलाइज ओनली ए प्लेस बट इट इज़ ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो फैक्ट्री हैं जहाँ लोग काम करते हैं, वो सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एक सामाजिक संस्था है, और लोग क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं उसमें काम करने वाले, तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखना भी प्रबंधकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ, द साइकोलॉजी ऑफ द वर्कर्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, देयरफॉर इट शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। लोगों की सोच, उनके विचार, उनके दुख सुख का प्रबंधकों को संज्ञान लेना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, और वर्कर्स और मैनेजमेंट की एसोसिएशन नज़दीक की होनी चाहिए। इस विचारधारा में सुझाव दिया गया। सिक्स्थ, श्रमिकों को निर्णयों में भागीदार बनाना चाहिए, ये विचार उन्होंने दिया।
7th, श्रमिकों के मान सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए। कार्य के दौरान नियमित अंतराल पर विश्राम की व्यवस्था कर्मचारियों के लिए जरूर होनी चाहिए। श्रमिकों को समूहों में कार्य करने से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, इसलिए उनको अकेले अकेले काम पर ना लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। श्रमिकों को सभी सूचनाओं से अवगत रखना चाहिए ताकि वो संस्था और प्रबंधकों से अपना जुड़ाव महसूस करते रहें। तो इस प्रकार बहुत सी महत्वपूर्ण बातें इस विचारधारा में एल्टन माओ द्वारा दी गई। तो इन महत्वों के साथ साथ ही कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं विद्वानों ने इस विचारधारा की बताई हैं। फर्स्ट, दिस अप्रोच इज प्ले द ग्रेटेस्ट अटेंशन टू ह्यूमन फैक्टर एंड द रिमेनिंग फैक्टर्स हैव बीन इग्नोर्ड। पहली कमी ये बताई कि मानव जो घटक है उस पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और जो अन्य संसाधन हैं, मनी मशीन मटेरियल मेथड्स, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, जो एक कमी है इस विचारधारा की। सेकंड, इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ फैमिली। कुछ विद्वानों ने ये कहा कि परिवार में हम एक जैसी विचारधारा के, एक खून के, एक कास्ट के, एक धर्म के, एक जैसे लोग होते हैं सारे, तो एक संस्था को परिवार की तरह समझने की बात जो एल्टन माओ ने कही वो उचित नहीं है, क्योंकि संस्था में सभी जातियों के, सभी धर्मों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग विचारधाराओं के लोग काम करते हैं। तो इसलिए एक परिवार जैसा माहौल देना एक संस्था को संभव नहीं है। तीसरा, कुछ विद्वानों ने ये कहा कि सभी श्रमिकों को अवित्तीय पुरस्कारों से खुश करना भी असंभव है, क्योंकि बहुत से लोग पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं। लास्ट ये कहा गया कि ये मानना कि लोग अनौपचारिक समूहों में ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, ये भी सब पे लागू नहीं होता। कुछ लोग समूहों में काम करना पसंद नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार कुछ विद्वानों ने इस विचारधारा में ऐसी कुछ कमियां बताई और कहा कि इन पे भी विचार करने की ज़रूरत है और इन पे रिसर्च और आगे करने की आवश्यकता है। इसके बाद नियो क्लासिकल अप्रोच में दूसरी महत्वपूर्ण विचारधारा है बिहेवियरल साइंस अप्रोच, व्यवहारात्मक विज्ञान दृष्टिकोण, जिसमें मुख्य जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो A.H. मैस्लो, अब्राहम मैस्लो हैं, जिन्होंने कर्मचारियों की जो काम करने की क्षमता है, उनका जो मोटिवेशनल लेवल है, उसका कारण आवश्यकताओं को बताया। और A.H. मैस्लो ने जो विचारधारा प्रस्तुत की उसको नाम उन्होंने दिया नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि लोग जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं पर निर्भर होता है कि वो कितना मोटिवेट होंगे, काम में कितना दिल लगेगा उनका, कितनी लगन से काम करेंगे। उन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा: फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और बताया कि जब तक किसी व्यक्ति की पहले स्तर की आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, शरीर से संबंधित आवश्यकताएं यानी रोटी, कपड़े और मकान की ज़रूरत जब तक किसी की पूरी नहीं होती, तब तक वह मुश्किल से मुश्किल काम और कम पैसे में भी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत पूरी होनी शुरू होती है, उसके दिमाग में दूसरी आवश्यकता घर करती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। वो अपने आप को सेफ रखना चाहता है, सिक्योर रखना चाहता है, और सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी की बात आती है, फिर सोशल सिक्योरिटी की बात आती है। और उसके लिए उसको ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वो काम करेगा। वो आवश्यकता भी अगर पूरी हो जाती है तो तीसरी एक और आवश्यकता जन्म लेती है, सोशल नीड, कि मेरा परिवार हो, मेरे दोस्त मित्र हों, मैं भी पार्टियां करूं दूसरे लोगों की तरह, मैं भी खुशी से जीवन व्यतीत करूं। तो ऐसी सोशल नीड्स उसके दिमाग में घर करेगी और उसके लिए फिर और ज़्यादा रेम्यूनरेशन की उसको ज़रूरत होगी। अगर वो आवश्यकता भी पूरी हो जाती है तो उसके बाद एस्टीम नीड्स, इज्जत, सम्मान, तो उसको अगर मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी तो वो मोटिवेटेड फील करेगा, अन्यथा उसका मोटिवेशन लेवल डाउन रहेगा।
अगर वो आवश्यकता भी पूरी हो जाती है तो लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि हर व्यक्ति कुदरत की तरफ से एक विशेष एक विशेष गुण लेकर के पैदा होता है जो हेरिडिटरी ट्रेट्स पे ज़्यादातर डिपेंड होता है, या फिर इन्वायरमेंट एक व्यक्ति को लगातार बिल्टअप करता जाता है, सिखाता चला जाता है। तो एक व्यक्ति के अंदर जो विशेष हुनर हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से अगर विकसित हो गया है तो वो फिर उसकी तरफ ध्यान देता है। जैसे कोई व्यक्ति सिंगर बनना चाहता है, कोई गीत संगीत की तरफ किसी का रुझान हो जाता है, कोई व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, कोई धर्म की ओर परिवर्तित हो जाता है, मुड़ जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ के सोचता है कि नहीं, अब तो जो सुप्रीम पावर है गॉड परमात्मा उसकी खोज की जाए। तो इस तरह से इस आवश्यकता को अब्राहम मैस्लो ने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि जो वो बन सकता है उसकी ओर प्रयासरत होना, वो बनने की कोशिश करना। तो इस तरह एएच मैस्लो ने कहा कि ये जो आवश्यकताओं का क्रम है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इन आवश्यकताओं के किस क्रम पर कौन व्यक्ति खड़ा है वो तय करता है कि वो किस फैक्टर से, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, किस प्रकार के फैक्टर से वो मोटिवेट होगा, उसका काम में ज़्यादा दिल लगेगा। जैसे अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स का हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें कि किसी व्यक्ति की अगर रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, जैसे कोई बहुत ही गरीब आदमी है और उसे हम काम को बोलते हैं, मान लो एक 3 मंजिला बिल्डिंग है, उसके नीचे सीमेंट का एक थैला पड़ा हुआ है, हम बहुत गरीब आदमी को कहते हैं कि आपको 300 रुपये देंगे, ये थैला आप ऊपर ले जाओ, तो वो बहुत खुश हो जाएगा कि अरे 300 रुपये तो मेरे को 6-7 घंटे काम करने के मिलते हैं और मैं ये 10 मिनट में ऊपर छत पे ले जाऊंगा, मुझे 300 रुपये मिलेंगे। और वही बात अगर मान लो कॉलेज में का एग्जांपल लें, कॉलेज का कोई प्रोफेसर है जिसको 1.5-2 लाख रुपये सैलरी मिलती हो महीने की, अगर उसको हम बोलते हैं कि आपको 1000 रुपये देंगे, ये थैला ऊपर 3री मंजिल की छत पे लेके जाना है, तो वो एकदम से इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, परेशान होगा और बहुत नाराज़गी दिखाएगा कि मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो। तो दोनों का जो मेंटल सेट है उसमें डिफरेंस एएच मैस्लो ने कहा सिर्फ आवश्यकताओं के क्रम का है, क्योंकि जो गरीब है उसकी अभी रोटी कपड़े और मकान की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही, और जो दूसरी और एक प्रोफेसर हैं वो हो सकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ उसका ध्यान हो और बाकी की आवश्यकताएं उसकी पूरी हो ही रही हैं। तो इस प्रकार एएच मैस्लो ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मैनेजमेंट को दिया और बताया कि लोगों का जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है, वो उनके आवश्यकताओं के क्रम से सीधा प्रभावित होता है। तो इसलिए इस विचारधारा का नाम बिहेवियरल साइंस अप्रोच या व्यवहारात्मक विज्ञान दृष्टिकोण रखा गया। एएच मैस्लो की तरह ही फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने भी अपनी विचार प्रकट किए, अपनी थ्योरी दी। इनकी थ्योरी का नाम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी रखा गया। और इसी तरह डगलस मैकग्रेगर, जिनकी थ्योरी को XY थ्योरी कहा गया, इन्होंने भी अपने विचार इसी प्रकार से लोगों की आवश्यकताओं से जोड़ते हुए उनकी कार्यकुशलता को जोड़ते हुए बताए। तो इस प्रकार नियोक्लासिकल थिंकर्स, जिनमें मुख्य रूप से एल्टन माओ, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मैनेजमेंट को दी, और अब्राहम मैस्लो, हर्जबर्ग और मैकग्रेगर, जिन्होंने बिहेवियरल साइंस अप्रोच हमें दी। उसके बाद 1950 के आसपास के कुछ थिंकर्स, जिनका योगदान भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, जिनको मॉडर्न थिंकर्स कहा गया, और उनके द्वारा प्रकट किए गए विचारों को मॉडर्न अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट कहा गया, जिनमें 3 मुख्य अप्रोच हैं: क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड सिचुएशनल अप्रोच। क्योंकि 1950 के आसपास हमारे पास कंप्यूटर आ गया,
मैनेजमेंट के लोग कंप्यूटर का सहारा प्लान तैयार करने के लिए या कंट्रोल टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए करने लगे। और जैसे जैसे टेक्निक और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वैसे वैसे प्रबंधकों की सोच में भी बदलाव आया और प्रबंधकों ने वैज्ञानिक आधार पर स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल अप्लाई करना शुरू किए प्रबंध के कार्य को और प्रभावी तरीके से करने के लिए। और इसी दौरान एक अप्रोच डेवलप हुई जिसको कहा गया क्वांटिटेटिव अप्रोच, संख्यात्मक दृष्टिकोण, यानी प्रबंध में संख्याओं का सहारा इस विचारधारा में लिया गया। और स्टैटिस्टिक्स की बहुत ही ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको प्रबंधकों ने व्यवहारिक तौर पर प्रयोग किया, जैसे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग एनालिसिस, कोरिलेशन रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, क्यूइंग थ्योरी एंड वेटिंग लाइन थ्योरी। तो इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स हैं। तो इन सब को नाम दिया गया क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। उसी का सब दूसरी प्रकार की विचारधारा 1950 के आसपास के विद्वानों द्वारा और विकसित की गई, जिसको कहा गया सिस्टम अप्रोच या प्रणाली दृष्टिकोण, जिनमें चेस्टर आई बर्नार्ड का नाम मुख्य है, जिन्होंने 1960 ईस्वी में ये विचारधारा प्रतिपादित की। अपने विचार इस तरह से प्रबंध के बारे में दिए कि प्रबंध एक सिस्टम है। जैसे हम साइकिल, बाइक या गाड़ी में देखते हैं कि बहुत से पार्ट्स एक साथ काम करते हैं, एक ही लक्ष्य होता है सभी का, अपने सवार को सवारी देना। तो साइकिल पे जैसे ही हम बैठ के पैडल मारना शुरू करते हैं तो पैडल पे जोर जाता है, वो चेन को घुमाता है, चेन व्हील को घुमाता है, और इस प्रकार हैंडल सीधा रखने की कोशिश की जाती है साइकिल जो चलाता है उसके द्वारा। तो सारे पार्ट्स एक साथ मिल करके काम करते हैं, तो इसको कहा गया है सिस्टम। जहाँ बहुत से सब सिस्टम हों और वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर काम करें, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, उसको प्रणाली कहा जाता है। तो बर्नार्ड ने कहा कि मैनेजमेंट में भी तो ऐसा ही होता है, बहुत से विभाग हैं, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सभी के अलग अलग मैनेजर्स हैं। 3 स्तरों पर मैनेजमेंट काम कर रहा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, बहुत से लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये सिस्टम ही तो है, वो साइकिल, बाइक या गाड़ी की तरह। जैसे साइकिल का अगर एक पुर्जा खराब हो जाता है, चेन टूट जाए, तो बाकी पार्ट्स किस काम के? टायर पंचर हो जाए, ट्यूब पंचर हो जाए, या हैंडल का ऊपर वाला स्क्रू खोल दें हम, वो फ्री हो जाए। तो जैसे एक सिस्टम में कोई भी सब सिस्टम खराब हो जाता है तो पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है। बर्नार्ड ने कहा कि मैनेजमेंट में भी ऐसे ही, कोई एक डिपार्टमेंट ठीक से काम ना करे, मान लो परचेज डिपार्टमेंट ठीक से परचेज का काम ना कर पाई, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? कच्चा माल ही ना हुआ, टाइम पे नहीं आया, प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केटिंग किसकी करेंगे? मार्केटिंग नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो फाइनेंस कहाँ से आएगा? तो सारा सिस्टम अपसेट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सभी जो सब सिस्टम्स हैं, सभी जो पार्ट्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन रखना और सभी मिलकर के एक साथ काम करें प्रभावी तरीके से, तो ही मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। तो ये अप्रोच कहलाई सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। और इसी के साथ कुछ विद्वानों ने एक और विचारधारा दी, सिचुएशनल अप्रोच, परिस्थिति मूलक दृष्टिकोण। ये 1970 के आसपास कुछ विद्वानों ने अपने विचार दिए और कहा कि अगर परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिए जाते रहें तो ही प्रबंध को कुशल कहा जाएगा। परिस्थितियों के अनुरूप अगर प्रबंधक अपनी सोच बदलते रहें, अपनी नीतियां बदलते रहें और जैसे जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं उसके अनुरूप अगर वो बदलाव करने में सक्षम रहें तो ही प्रबंध को प्रभावी कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस तरह से, क्योंकि इन विद्वानों ने कहा कि सिचुएशंस यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता है उसके अनुरूप बदलाव करना प्रबंध के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इस विचारधारा को सिचुएशनल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट कहा गया।
तो इस तरह से प्रबंध के संबंध में जो दृष्टिकोण विद्वानों के रहे, जो विचार विद्वानों ने दिए, या जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान विद्वानों द्वारा समय समय पर दिया गया, उसको प्रबंध का इतिहास हम कह सकते हैं, या प्रबंध से संबंधित विद्वानों के दृष्टिकोण या अप्रोचेज कह सकते हैं। तो अब हम इन सब का ब्रीफ में ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे।